नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण सरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। भाजपा किसान मोर्चा ने कृषि अध्यादेशों के सकारात्मक पहलुओं बारे दी जानकारी। जंक्शन में आयोजित हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूर्व में हुए समझौतों को लागू करवाने की मांग। राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र चढ़ाकर जताया रोष। बेबी हैप्पी कॉलेज में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। 57 यूनिट रक्त किया गया संग्रहित। जंक्शन में आयोजित हुई NH 754 के किसानों की बैठक। कृषि भूमि का उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर 21 दिसंबर को कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन करने का लिया गया निर्णय। घरेलू गैस के दामों में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के मार्फत केंद्र सरकार को भेजा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा किसान मोर्चा ने जंक्शन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए नए कृषि अध्यादेशों के सकारात्मक पहलुओं बारे जानकारी दी। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि अध्यादेशों के सकारात्मक पहलुओं से आमजन को अवगत करवाने के लिए भाजपा द्वारा मुहिम चलाई गई है। इसी मुहिम के तहत आज जंक्शन के जाट भवन में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हरिराम रेणवा के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई सहित अन्य पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे। प्रेस वार्ता में बोलते हुए किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हरिराम रेणवा ने कहा कि देश का किसान स्वतंत्र हो, किसान सशक्त हो, खुशहाल हो, इसके लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि विपक्षी पार्टियां, प्रमुख रूप से कांग्रेस, जिन्होंने सदैव किसानों को धोखा दिया है, उनके लिए कभी भी कुछ नहीं किया, वो भी किसान आंदोलन को हवा दे रही है। उन्होंने कहा कि देश के 99% से अधिक किसान प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव हो या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के उपचुनाव, सभी जगह भाजपा को भारी समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने 4 दिसंबर 2012 को संसद में कहा था कि कृषि बाजार को खोला जाए, वही कांग्रेस आज उसी चीज का विरोध कर रही है। उन्होंने जानकारी दी कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के पेज नंबर 18 में स्पष्ट लिखा गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम को समाप्त करेंगे, लेकिन आज वो उसी चीज का विरोध कर रही है। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी अलगाववादी बातें कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को देखें तो पहले हेल्थ कार्ड लाना, नीम कोटेड यूरिया लाकर यूरिया की कालाबाजारी को रोकना, फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक लोगों का बीमा कराना, 50% फसल खराब होने पर ही बीमा कराना, 33% खराबे पर बीमा राशि मिलना, MSP वृद्धि करना, किसान के लिए अन्य कई प्रकार की योजना लाना केवल मोदी सरकार ने ही किया है। उन्होंने कहा कि यदि किसान मजबूत होगा तो ही कृषि क्षेत्र में निवेश आएगा। यह बात मोदी सरकार स्पष्ट कर चुकी है। MSP किसी भी सूरत में नहीं हटाई जाएगी, लेकिन कांग्रेस किसानों को गुमराह करने का षड्यंत्र रच रही है। भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने कहा कि राजस्थान के पंचायती राज चुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश के किसान एवं युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। 21 में से 14 जिला परिषद में भाजपा का जिला प्रमुख बनना इस बात का संकेत है कि किसान भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पसंद करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला महामंत्री जुगल किशोर गौड़, महावीर मेहलाल, लेखराम जोशी, अमित साहू सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान की सरकार बाजरे की खरीद करे, केंद्र ने इसके लिए चिट्ठी लिखी है। यहाँ का किसान वहाँ जाके बाजरे को बेचेगा, तो कितनी असुविधा होगी। उसमें ये है ना, समर्थन मूल्य पर, समर्थन मूल्य चावल के लिए चिट्ठी अभी निकाल के दे दूंगा। केंद्र सरकार से जवाब आ गया कि राजस्थान सरकार ने हनुमानगढ़ जिले में चावल खरीदने के लिए हमें कोई पत्थर ही नहीं लिखा। ये जवाब आया, अभी निकाल के दे दूंगा। वहाँ की सरकार ने मना किया, ऐसा हमारी जानकारी में विषय नहीं है। वो खबर आपके पास होगी। इन बिलों में तो सरकार वहाँ की खरीदती है, जरूरत नहीं है तो किसान को इसमें, इन बिलों में ऐसा भी कुछ नहीं है तो किसान के पास पहले था, आज नहीं है। भारत में 80 करोड़ लोग गांव में रहते हैं। 125 करोड़ की आबादी में से 80 करोड़ लोग जो खेती पर आश्रित हैं, 10,000 15,000 लोग जाके कहीं खड़े हो गए बॉर्डर पर। मैं समझता हूँ आप सब गणित को जानते हैं, कितने प्रतिशत लोग हैं। तीनों कृषि बिल किसान हितैषी हैं। इस संबंध में वार्ता करके आप सब लोगों के माध्यम से प्रत्येक किसान तक ये बात पहुंच सके, इस हेतु तीनों कृषि बिल, पहला कृषि बिल कृषि उपज व्यापार एवं मूल्य निर्धारण, दूसरा कृषि बिल कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण
और तीसरा बिल आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन 2020, ये तीनों बिल किसान के हित में है। यहाँ पर हनुमानगढ़ जिले में पल्लू में किसान चौपाल में बैठे किसानों से चर्चा करने के बाद सब किसान इस बात से संतुष्ट थे कि राजस्थान का किसान कृषि बिल के समर्थन में मोदी जी के साथ खड़ा है। इस विषय में कुछ किसानों ने अपने वीडियो भी जारी किए हैं और पल्लू के किसानों ने जिस प्रकार से किसान बीमा का पैसा फसल के नष्ट होने पर यहाँ के किसानों को मिला है, उन्होंने अपनी मुक्त कंठ से देश के प्रधानमंत्री जी की इस स्कीम की बुरी प्रशंसा की है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी फसलें नष्ट होने पर किसी ने इस देश में चिंता की तो सबसे पहले नरेंद्र भाई मोदी ने चिंता करते हुए हमें फसल बीमा के पैसे देने का काम किया है। आज हमारे बीच डॉक्टर राम प्रताप जी उपस्थित हैं। आपने किसानों के लिए राजस्थान में बहुत बड़ा काम किया है। आपने भले ही इस फसल बीमा के विषय को केंद्र तक उसी समय अपनी मेहनत के आधार पर लगभग 250 करोड़ रुपए यहाँ के किसानों को फसल बीमा के मुआवजे के रूप में मिले। इस दिशा में ही नहीं बल्कि अल्पकालीन फसली ऋण माफ करने का काम भी उस समय डॉक्टर राम प्रताप जी जिस कमेटी के चेयरमैन थे, उस कमेटी ने निर्णय करके किया था। यहाँ की सरकार किसानों को संपूर्ण कर्ज माफ का वादा करके और उनके वोट को ठगकर सत्ता में आने के बाद इस अपने काल में बार आग्रह के पश्चात केंद्र से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद करने के लिए केंद्र सरकार से यहाँ की सरकार ने किसी प्रकार का कोई आग्रह नहीं किया। और मुझे आश्चर्य है कि पड़ोस के राज्य में जो बाजरा 2150 रुपये बिकता है, राजस्थान के किसान का बाजरा 1300 रुपये पर बेचने में राजस्थान का किसान मजबूर है। मैं इतना आपसे आग्रह करता हूं कि ये विषय किसानों के हित का विषय है। तीनों बिलों में ये विषय संपूर्ण किसान हित के विषय को लेकर जो विषय जनता के बीच आया है, उस विषय में जिस प्रकार के आंदोलन की चर्चा है, उस आंदोलन में भी केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसमें आवश्यक संशोधन के लिए तैयार है। लेकिन जिस प्रकार की हठधर्मिता के साथ कुछ लोग केवल आंदोलन ही खड़ा रहे, इस प्रकार की चेष्टा की जा रही है जो लोकतंत्र में उचित नहीं है। पूर्व में हुए समझौतों को लागू करवाने की मांग को लेकर राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर वीरवार को वादा खिलाफी दिवस मनाते हुए राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर कांग्रेस सरकार की चुनावी घोषणा पत्र की प्रतियां जलाकर आक्रोश व्यक्त किया। इस मौके पर कर्मचारियों ने 2 वर्ष के कार्यकाल में लंबित मांगों के संदर्भ में मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर को भी सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि वर्तमान में राज्य सरकार अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर उपलब्धियों के प्रचार प्रसार हेतु आमजन के बीच जा रही है, परंतु खेद का विषय है कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी कार्मिकों के साथ 2 वर्ष में न्यायोचित व्यवहार नहीं किया गया। सरकार के इस रवैये से कर्मचारियों में राज्य सरकार के प्रति विश्वास में कमी आई है। ज्ञापन के अनुसार वर्तमान सरकार के सत्तारूढ़ होने से पूर्व जारी जन घोषणा पत्र में कर्मचारी कल्याण के कुछ बिंदुओं का उल्लेख किया गया था, जो 2 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी अधूरा ही पड़ा है। ज्ञापन के अनुसार चुनाव से पूर्व कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री द्वारा कर्मचारियों को आश्वस्त किया गया था कि सरकार बनने पर कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, परंतु सरकार ने 2 वर्ष के
कार्यकाल में कर्मचारियों से संवाद करना भी उचित नहीं समझा। इसे साफ पता चलता है कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर नहीं है। ज्ञापन में राज्य कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान जल्द करवाने की मांग करते हुए चेतावनी दी गई है कि यदि सरकार ने इसी प्रकार उपेक्षित रवैया अपनाए रखा तो कर्मचारी आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस दौरान जिलाध्यक्ष चंद्रभान जानी, जगदीश दूधवाल, प्रेम कुमार, नरेश कुमार, आदराम, गुलजार अहमद, कमलकांत, तरसेम सिंह बराड़, रविंदर सिंह, अमरीश जाखड़, विकास शर्मा, गुरविंदर सिंह सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। महासंघ के हमारे प्रदेश के निर्णय के अनुसार गवर्नमेंट की जो वादा खिलाफी है, गवर्नमेंट के 2 साल पूरे हो गए। हमें तो चुनाव होने से पहले जो वायदे किए थे सरकार के द्वारा कि कर्मचारियों के हितों की हर तरह की रक्षा की जाएगी, भाजपा सरकार द्वारा कुछ निर्णय हमारे विपक्ष में किए गए थे। उन निर्णयों का भी वादा किया गया था कि भी ये निर्णय है जो हमें कर्मचारियों के पक्ष में करेंगे, लेकिन आज तक सरकार ने कर्मचारियों के हित में 2 साल तक कोई काम नहीं किया है। इसके विरोध में आज हम ये जो महासंघ के आह्वान पर वादा खिलाफी दिवस के रूप में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय कलेक्टर साहब को हमारी मांगों के समर्थन में ज्ञापन दिया है और आज तक इस सरकार ने कर्मचारियों के पक्ष में किसी भी तरह का पक्ष का निर्णय न लेकर के हमारे जो विरुद्ध निर्णय लिए गए हैं, वेतन कटौती है, मार्च में जो हमारा वेतन काटा गया था वो आज तक नहीं दिया गया है। 2 महीने उसके बाद लगातार अनीतिगत निर्णय के तहत हमारे साथियों का 1 दिन का, ऑफिसर्स का 2 दिन का वेतन काटा गया कोरोना के नाम से। हम ऐसे कौन से दानदाता है जो कोरोना महामारी में कोई दान कर सकते हैं? अगर हम दान कर सकते हैं तो उसमें हमारी सहमति होनी चाहिए। तो हम वर्तमान सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगे समय पर पूरी नहीं की गई, हमारे साथ किए गए वादे पूरे नहीं किए गए, तो हम इस आंदोलन को और आगे जारी करेंगे और हमारा महासंघ के प्रदेश नेतृत्व जो निर्णय लेगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। आज राजस्थान सरकार 2 वर्ष की दूसरी वर्षगांठ मनाने जा रही है, उसके विरोध में कर्मचारियों द्वारा वादा खिलाफी दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि राजस्थान सरकार चुनाव घोषणा पत्र में कर्मचारियों से वादे किए थे कि आपकी वाजिब मांगों का समाधान अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी तो पूरा करेंगे। तो 2 वर्ष बीत गए, अभी तक राजस्थान सरकार के एक भी मांग पूरी नहीं हुई है, न का उचित मंच प्रदान किया गया, न कोई आसनों से मीटिंग की गई है। इसके विरोध में आज वादा खिलाफी दिवस मनाया जाकर जन घोषणा पत्र कांग्रेस का जो होता है उसके लिए अभी मांगे नहीं मानती है तो आगामी 19-20 तारीख को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 2 मंत्रियों का कार्यक्रम उनको ज्ञापन दिया जाएगा। आगामी कार्यक्रम ये, बाकी प्रदेश स्तरीय जो निर्णय होगा उसके हिसाब से आगे कार्यक्रम। गुरुवार को जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 57 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में भटनेर किंग्स क्लब द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 57 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। शिविर में क्लब सदस्यों के अलावा शहर के अन्य लोगों ने भी रक्तदान किया। इस मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन तथा पुलिस अधीक्षक श्रीमती राशि डोगरा ने रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इससे पहले वक्ताओं ने कोरोना काल में क्लब की ओर से किए गए सेवा कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि क्लब सामाजिक सरोकारों में अपनी महती भूमिका अदा कर रहा है। वक्ताओं ने कहा कि रक्तदान कर किसी का जीवन बचाने में सहयोगी बना जा सकता है। जीवन बचाने को जरूरी नहीं कि आप सिर्फ डॉक्टर ही बने, बल्कि आप रक्तदान करके भी किसी का जीवन बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से दूसरों का जीवन तो बचता ही है, इसके अलावा समय का स्वास्थ्य भी बेहतर बनता है। इस मौके पर पीएमओ डॉक्टर MP शर्मा, कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष तरुण विजय, PRO सुरेश बिश्नोई, क्लब के संरक्षक आशीष विजय, डॉक्टर पुनीत जैन, सतविंदर सिंह, रौनक विजय, प्रदीप डुढानी, तरुण बंसल, राजेश अरोड़ा, कुलभूषण जिंदल, बॉबी खुराना सहित अन्य लोग उपस्थित थे। किंग क्लब के द्वारा जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है विजय दिवस के उपलक्ष्य में, इसके लिए मैं पूरे भटनेर किंग क्लब के सदस्यों को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने रक्तदान महादान है, यह ऐसा दान है जो कि सबसे बड़ा दान माना गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोरोना में भी कैंसर पेशेंट, इनके लिए कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, सबसे ज़रूरी
ब्लड की जरूरत पड़ती है। ब्लड के कारण हम किसी की जान बचा सकते हैं। मैं इसके लिए पूरे वेटरनरी किंग क्लब के सभी सदस्यों को और बधाई देना चाहूँगा और सभी से यही आग्रह करना चाहूँगा कि वे अपने बर्थडे पे, अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे रक्तदान जरूर करें ताकि हम किसी की ज़िंदगी बचा सकें। कैंप करवा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी और शानदार बात है। इसमें दोनों को फ़ायदा होता है, जो डोनर है उसको भी और जो हॉस्पिटल को तो होता ही होता है कि हॉस्पिटल में तो दुनिया भर के एक्सीडेंट आते हैं और कैंसर के पेशेंट आते हैं, दूध पेशेंट आते हैं, खून की कमी वाले। तो इन कैंप से जैसे ही हमें ब्लड बैग्स हमारे पास होते हैं, तो जैसे ही कोई आया इमरजेंसी में तो ये नहीं कहना पड़ता कि पहले डोनेट करो, उसमें 2-3 घंटे लगते हैं प्रोसेस में। जब हमारे पास स्टोर ब्लड हो तो तुरंत हम उसको 10 मिनट में ही 10 मिनट पहले ब्लड दे सकते हैं। और डोनर को ये है कि अगर वो फिट है पूरी तरह से तो उसको ये तो जितना 1 यूनिट ब्लड देता है वो 3 महीने में पूरा हो जाता है और नई कोशिकाएँ जल्दी बनती हैं, RBCs हैं वो जल्दी बनती हैं। और दूसरी एक और चीज़ जो उसके ब्लड की सारी स्क्रीनिंग करते हैं हम, सारी जाँचें HIV, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस D और अन्य जाँचें वगैरह, तो सारे एक तरह की स्क्रीनिंग भी हो जाती है उस आदमी की, ये सारे टेस्ट हो गए। 1 यूनिट ब्लड देने पर ब्लड की जो सेल्स बनने की प्रक्रिया है वो थोड़ी फास्ट होती है और उसको फ़ायदा होता है। 3 महीने में वो पूरी हो जाती है, वो पूरी जल्दी हो जाती है, लेकिन 3 महीने का पीरियड हम मानते हैं, 3 महीने से दोबारा नहीं दे सकता ब्लड देने का। जंक्शन स्थित लाल चौक पर भारतमाला संघर्ष समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में NH 754 के किसानों को कृषि भूमि का उचित मुआवजा नहीं मिलने के विरोध में 21 दिसंबर को प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। भारतमाला किसान संघर्ष समिति की एक बैठक गुरुवार को जंक्शन के लाल चौक पर आयोजित की गई। बैठक में नेशनल हाईवे संख्या 754 के किसानों को उनकी भूमि का उचित मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर 21 दिसंबर को कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। नेशनल हाईवे संख्या 754 के किसानों का आरोप है कि नेशनल हाईवे के लिए अधिकृत की गई कृषि भूमि पर कब्जा लेने के लिए NH के अधिकारियों द्वारा लगातार किसानों पर दबाव बनाया जा रहा है। किसानों ने अपनी कृषि भूमियों पर फसलों की बुआई कर रखी है, लेकिन NH के अधिकारी फसलों को उजाड़ कर कब्जा लेने की फिराक में है। किसानों ने आरोप लगाया कि नेशनल हाईवे के लिए अधिकृत की गई कृषि भूमि के रेट रिवाइज में धांधली की गई थी। इसके कारण किसानों को उनकी कृषि भूमि का उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा। इस संदर्भ में कई बार सरकार को चेताने का प्रयास किया जा चुका है। अब उक्त मांगों को लेकर आंदोलन तेज किया जाएगा। 21 दिसंबर को कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रस्तावित प्रदर्शन में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रमेश दलाल भूमि अधिग्रहण का कानूनी पक्ष रखेंगे। आज हमारे कार्यकर्ताओं के गांव से दो जो मेन आदमी थे उनको बुला के, जैसे 2 दिन पहले इन्होंने एक इश्तिहार निकाला, कागज निकाला है कि हम कब्जा लेंगे। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि कब्जा किसी कीमत में नहीं देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। ये तो कह रहे हैं हम बुलडोजर लेकर वो लेके फलान लेके, हम कह रहे हैं आप खाली आके दिखा दो, मैं कहता हूँ हम कब्जा नहीं करने देंगे तुम्हें। हमने ना तो पैसे उठाए, फिर कलेक्टर एक तरफ आदेश निकाल रहा है कि कब्जा दो। कलेक्टर के पास 2 सालों से हमारी एप्लीकेशन लगी हुई है आर्बिट्रेटर नियुक्ति के लिए। सेंट्रल सरकार ने तय किया था कि कलेक्टर की यहाँ सुनवाई होगी, लेकिन 2 साल से ना तो कलेक्टर ने ये कहा कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ना ये कहा कि आपका बढ़ा दिया घटा दिया। तो कलेक्टर ने फैसला नहीं दिया। अभी तो जो आदमी खुद ही जज हो वो फैसला ही नहीं दे लोग किसानों का, और वो सीधा कहते कब्जा कर लो, ऐसे कैसे करने देंगे। हम कब्जा नहीं करेंगे। 21 दिसंबर को यहाँ पे बहुत बड़ी रैली होगी जिसमें रमेश दलाल किसान नेता, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी आ रहे हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की तैयारी है और नीचे भी अदालतों में मुकदमे की तैयारी। आज भारतमाला संघर्ष समिति की एक आवश्यक मीटिंग हुई है, क्योंकि 21 तारीख को हमारा जिला कलेक्ट्रेट पर बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है और ये इस बात के खिलाफ है कि ये बार बार SDM और कलेक्टर साहब अभी जो फसलें बोई हुई है उसके अंदर ये बार बार किसानों को गुमराह कर रहे हैं, जाकर के डरा रहे हैं कि हम इतनी तारीख को कब्जा ले लेंगे, इतनी तारीख को कब्जा ले लेंगे। इन्होंने जासूस छोड़ रखे हैं, सारे किसानों को भयभीत कर रखा है कि हम ये आपकी खड़ी फसल उजाड़ करके और कब्जा लेंगे, जबकि अभी तक कलेक्टर इस मामले के अंदर 1 भी इंच भी आगे नहीं बढ़ा है। जो हमारी एप्लीकेशन लगी हुई है आर्बिट्रेटर के थ्रू, उन्होंने अंदर कुछ भी नहीं किया है अभी तक हमारे पक्ष के अंदर, जबकि बार बार किसानों को डरा रहे हैं। तो हमने ये फैसला लिया है, हम 21 तारीख को विशाल आमसभा करेंगे, कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और रमेश जी दलाल जो हमारे नेतृत्व कर रहे हैं वो हमारे बीच में आ रहे हैं। वो कानूनी तथ्य भी रखेंगे और कोर्ट के अंदर जो केस लगाने जा रहे हैं वो तथ्य भी किसानों के सामने स्पष्ट करेंगे। 21 तारीख को सोमवार को हम कलेक्ट्रेट का घेराव करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपकर घरेलू गैस के दामों में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की है।
घरेलू गैस के दामों में की गई बढ़ोतरी वापस लेने एवं सब्सिडी जारी करवाने की मांग को लेकर गुरुवार को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन लागू होने की तारीख से बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, काम धंधे बंद है, व्यापार चौपट हो गया, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, छोटे व्यापारी, प्राइवेट नौकरी करने वाले, दिहाड़ी मजदूर, रेडी खोमचा वाले, खेतीहर मजदूर, स्ट्रीट वेंडर एवं मध्यम वर्ग से जुड़े अन्य लोग पहले से ही बहुत परेशानी में चल रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा डीजल व पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। खाद्य सामग्री, फल, सब्जियां, दवाओं एवं घरेलू जरूरत की अन्य चीजों के दाम में 50% से अधिक की बढ़ोतरी हो चुकी है। राजस्थान में राज्य सरकार ने पहले ही बिजली के बिलों में भारी बढ़ोतरी कर दी है, जिससे आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। एक तरफ महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है तथा आमदनी दिन प्रतिदिन घट रही है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा एक पखवाड़े में घरेलू गैस के दामों में 100 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि कर आम आदमी की आर्थिक कमर तोड़ दी है। वक्ताओं ने कहा कि पूर्व में जारी गैस सब्सिडी माह मई 2020 से अघोषित रूप से बंद है, इससे आम उपभोक्ता परेशान चल रहा है। दिए गए ज्ञापन में आम जन के हालात को देखते हुए हाल ही में गैस के दामों में की गई भारी बढ़ोतरी को अविलंब वापस लेने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में आम आदमी पार्टी प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल, सुभाष पारिक, विकास कुमार, गुरजंट सिंह, बनवारी लाल, राजेंद्र भाट, हेमरा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हनुमानगढ़ आम आदमी पार्टी जिला कमेटी द्वारा जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा गैस के दाम और पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम और राज्य सरकार जिस तरह बिजली के दाम में लगातार बढ़ोतरी कर रही है, तो इन सभी के कारण आज जनता बहुत त्रस्त हो रही है और जनता को आज बेवजह लूटा जा रहा है। जबकि चुनाव से पहले राज्य और केंद्र सरकार ने बड़े बड़े नारे देकर जनता के विकास की बात कही थी, लेकिन आज बिना कारणवश ही 50 रुपये लगातार गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल, आज पेट्रोल का दाम 100 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। तो आज आम आदमी पार्टी के बैनर तले राज्य और केंद्र सरकार को ये चेताना चाहूँगा कि इस तरह अगर लगातार महंगाई को बढ़ाते रहे तो आम आदमी पार्टी के बैनर तले हम प्रदर्शन करेंगे और जिला कलेक्टर पर हम प्रदर्शन करेंगे और इसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। चिकित्सा विभाग की रैपिड रिस्पॉन्स टीम ने विभिन्न बैंकों के कर्मचारियों और अन्य विभागीय कार्यालयों से कोरोना जांच के लिए सैंपल एकत्रित किए। कोरोना सैंपलिंग के लिए चिकित्सा विभाग की रैपिड रिस्पांस टीम जिले में रैंडम सैंपल एकत्रित कर रही है। कोरोना जांच के आंकड़ों को बढ़ाने के लिए और दफ्तरों में काम कर रहे लोगों की कोरोना जांच के लिए प्रतिदिन रैपिड रिस्पांस टीम द्वारा सैंपल एकत्रित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में विभिन्न बैंकों के कर्मचारियों के सैंपल लिए गए, साथ ही टाउन में एक कार रिपेयर सेंटर के स्टाफ की भी कोरोना सैंपलिंग की गई। डॉक्टर संदीप कुमार ने बताया कि सर्दी के मौसम में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में कोरोना के स्प्रेड रेट के आंकलन के लिए प्रतिदिन अलग अलग विभागों में जाकर कोरोना सैंपल लिए जा रहे हैं। पहले कोरोना सैंपल बीकानेर के मेडिकल कॉलेज में भेजे जा रहे थे। वर्तमान में जिला अस्पताल में बनी RT-PCR लैब में कोरोना जांच की जा रही है। उन्होंने जानकारी दी कि बैंकों और सार्वजनिक विभागों में लोगों का आना जाना काफी होता है। इन जगहों पर काम कर रहे कर्मचारियों में संक्रमण फैलने का खतरा भी ज्यादा रहता है। कई लोग अपने काम को छोड़कर जिला अस्पताल में कोरोना जांच के लिए नहीं जा पाते। ऐसे में रैपिड रिस्पांस टीम द्वारा विभागीय कार्यालयों में जाकर कोरोना सैंपल एकत्रित किए जा रहे हैं। यहाँ ये जो आज का प्रोग्राम था, इसमें रैंडम सैंपलिंग चल रही है जो कि रोज़ की रोज़ हो रही है। जैसे मान लो कोई भी पब्लिक प्लेस है जहाँ मतलब लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हैं या फिर ज़्यादा लोग आ रहे हैं, जैसे बैंक है, सर्विस स्टेशन है, ऐसी जगह मतलब ये चल रहा है कि मतलब वहाँ रैंडम सैंपलिंग वगैरह अपने ले रहे हैं। तो ये सैंपल वगैरह होके जिससे कि अपने को फील्ड का पता लगे कि फील्ड में मतलब कितने के पॉजिटिव आ रहे हैं, कितने के नहीं आ रहे, तो स्प्रेड रेट का अपने को इसको पता लग रहा है। और आज जो सैंपल लिए हैं, आज ICICI बैंक जो जंक्शन के अंदर है वहाँ से लिए हैं, और ये मारुति सर्विस स्टेशन है यहाँ से सैंपल लिए हैं। तो वहाँ से 11 थे, यहाँ से 14 सैंपल है। आज के टोटल 25 सैंपल है। और जैसे ये सैंपल हो गए उसके बाद में 2 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। फिर पेशेंट वगैरह अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उससे अपने पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल, बचाव को लेके जानकारी वगैरह जो भी चल रहा है तो वो जानकारी तो मतलब आम जन तक पहुंच चुकी है कि 2 गज की दूरी बना के रखनी है, हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है, और लोगों से मतलब भीड़ भाड़ के इलाके में नहीं जाना, लोगों से थोड़ा सा मतलब दूरी बना के रखनी है, वो सब चीज़ें होता है। तो इसकी थोड़ी जानकारी एक्स्ट्रा वैसे भी दे देते हैं। और बाकी सैंपल वगैरह जैसे दे दिए तो उसके बाद में मतलब अपने, और बाकी ये जो जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है तो सर्दी के मौसम में क्या है कि इसकी स्प्रेड रेट जो है वो पहले से और ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इससे मतलब अपने को स्प्रेड रेट का भी पता लग जाएगा, पेशेंट का भी पता लग जाएगा। तो उनको कल को अपने मतलब उनको तो आइसोलेट करना है, आइसोलेट करके और मतलब इसकी स्प्रेड रेट को अपने रोक सकते हैं। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद।
यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। NULM की टीम ने टाउन बस स्टैंड स्थित रैन बसेरे का निरीक्षण किया। टीम द्वारा सर्दी के मौसम को देखते हुए आश्रय स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की टीम ने गुरुवार को टाउन बस स्टैंड स्थित रैन बसेरों का निरीक्षण किया। NULM प्रभारी ने सर्दी के मौसम को देखते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। NULM के सुरेंद्र सिंह ने बताया कि गरीब, बेसहारा, वृद्ध, निःसज्जन, महिला, पुरुषों व बच्चों के लिए टाउन में जंक्शन में 2 रैन बसेरों का संचालन किया जा रहा है। आश्रय स्थलों में ठहरने के लिए दोनों रैन बसेरों में माकूल व्यवस्थाएं की गई हैं। सर्दी के मौसम को देखते हुए गर्म कंबल, आग जलाने के लिए लकड़ियां, गर्म पानी और हीटर आदि की व्यवस्थाएं भी कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल आश्रय स्थलों में प्रतिदिन 5 से 6 लोग ही आ रहे हैं। सर्दी में आश्रित लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, इसके लिए रैन बसेरों में सोने की चारपाइयां बढ़ा दी गई हैं। शहर में कई जरूरतमंदों को रैन बसेरों के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसे में लगातार प्रचार प्रसार कर लोगों को आश्रय स्थल उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शहर के विभिन्न स्थानों पर रैन बसेरों के प्रचार के लिए जल्द ही होर्डिंग्स भी लगवाई जाएंगे। टाउन में 2 रैन बसेरे संचालित की जा रहे हैं, एक तो हनुमान के जंक्शन में और एक टाउन में, दोनों बस स्टैंड के अंदर है। अभी सर्दी की अधिकता को देखते हुए दोनों रैन बसेरों में श्रीमान सभापति महोदय द्वारा और आयुक्त महोदय द्वारा गर्म कपड़ों की व्यवस्था और लकड़ी की व्यवस्था, रूम हीटर की व्यवस्था और नहाने धोने के लिए दोनों रैन बसेरों में गीजर की व्यवस्था है, जिससे गर्म पानी से लोग नहाई धोई करते हैं। इसके अलावा हमने शहर में जैसे रेलवे स्टेशन के पास में है आपका ओवर ब्रिज है, इसके नीचे होर्डिंग्स लगवा रखे हैं ताकि लोगों को रैन बसेरों की जानकारी मिले और सर्दी में जो लोग फुटपाथ पे सोते हैं वो रैन बसेरों में आके सो सके। इसके अलावा अभी हम सप्ताह में कम से कम नियमित रूप से इसका प्रचार प्रसार करवा रहे हैं। तो इसका भी प्रचार प्रसार ओवरब्रिज के नीचे है, पुल के नीचे है, बाजार में है, जहाँ लोग खुले में सोते हैं उनको ये पता लगे कि दोनों रैन बसेरों में संचालित हो रहे हैं और फ्री सेवा है, निःशुल्क सेवा है। वहाँ लोग, महिला, पुरुष, बच्चे आराम से रह सकते हैं। इसके लिए गर्म रजाई, कंबल, सारी व्यवस्था है रैन बसेरे में और खाने के लिए इंदिरा रसोई से उन लोगों को खाना दिया जा रहा है। व्यवस्थाएं नियमित रूप से आयुक्त महोदय और सभापति महोदय दोनों विजिट करते हैं और उसमें कुछ कमियां या खामियां पाई जाती है तो हमें समय समय उसके दिशा निर्देश मिलते रहते हैं। इसके अलावा हम लोग अभी जल्द ही एक अभियान शुरू करने वाले हैं, तो
उस कैंप के तहत जो लोग बाहर सोते हैं उन लोगों को हम पिछली बार भी हमने ये अभियान शुरू किया था और इस बार भी हम लोग ये अभियान शुरू कर रहे हैं। अभी जो लोग बाहर फुटपाथ पे, सड़क के किनारे, रेलवे स्टेशन के बाहर जो सोते हैं उन लोगों को हम जल्दी रेलवे स्टेशन में ले जाके रात को सुलाते हैं। हमारे नंबर लिखे हुए सभी के, जो SMC कमेटी के जो सदस्य होते हैं उनके नाम भी लिखे हुए हैं, संबंधित वार्ड पार्षद के नाम भी लिखे हुए हैं, मेरे खुद के नंबर है। अगर कोई लोग अगर मान लो वहाँ से कोई कॉल आती है तो हम लोग उसको वहाँ से जिम में लेके आते हैं, रेलवे स्टेशन में उसको सर्विस देते हैं ताकि वो लोग सर्विस से बच सकें। टिब्बी पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रतिनिधि ने बुधवार को अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए PCC सदस्य श्रीमती शबनम गोदारा ने किसान आंदोलन में सहयोग देने की अपील की। जिले के टिब्बी पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान और उप प्रधान ने बुधवार को अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदस्य श्रीमती शबनम गोदारा मुख्य अतिथि रहीं। समारोह को संबोधित करते हुए श्रीमती शबनम गोदारा ने कहा कि क्षेत्र में आम मतदाताओं ने कांग्रेस सरकार के साथ कड़ी जोड़ते हुए पंचायत समिति सदस्यों को जिताया है। इसकी बदौलत पंचायत समिति में कांग्रेस पार्टी के प्रधान व उप प्रधान निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद जन प्रतिनिधियों से सकारात्मक सोच के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अपनी भूमिका निभाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 नए कृषि अध्यादेशों के खिलाफ देश भर के किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में लाखों किसान दिल्ली में जुटे हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। शबनम गोदारा ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से हाथ खड़े करवाकर किसान आंदोलन में सहयोग देने का संकल्प लिया। इस मौके पर सरपंच एसोसिएशन तथा पंचायत समिति सदस्यों की ओर से शबनम गोदारा व नवनिर्वाचित प्रधान व उप प्रधान का अभिनंदन किया गया। आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि जो कार्यकारिणी गठित करके पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, प्रधान के रूप में जो आपने अपनी कोशिश करी है, हम आपस में मिलकर के आपकी समस्त समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे जो आज तक नहीं हुई है। मैंने पहली बार पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा। पंचायत समिति क्षेत्र में आदरणीय शबनम जी के नेतृत्व में सकारात्मक माहौल में प्रधान का चुनाव लड़ा गया। अब सबकी जिम्मेदारी है कि हम इलाके की सकारात्मक सोच के साथ विकास के करवाने की और सबसे शबनम जी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चुनाव के दौरान पूरी पंचायत समिति के अंदर हम लोग गए और जनता ने बहुत ही समझदारी के साथ जो कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम किया गया, निश्चित ही आगे आने वाले जो 5 साल हैं उनमें विकास जो होगा वो निश्चित तौर पर बहुत अच्छे से विकास होगा। इस बात का विश्वास मैं आप लोगों को दिलाना चाहती हूँ। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए यही कहना चाहूंगी प्रधान जी से, उप प्रधान जी से, पूरे पंचायत समिति मेंबर से कि आने वाले समय में सरपंच और सभी पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य मिलजुल कर ऐसा विकास करें कि पंचायत समिति का मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि पिछली 2 योजना के अंदर किसी पंचायत समिति का जो रिजल्ट था वो ज्यादा आसान नहीं रहा, लेकिन इसके अंदर सबसे टॉप की अगर कोई पंचायत समिति होगी तो वो टिब्बी पंचायत है। मैं प्रधान जी से, वीडियो साहब से, सभी पंचायत समिति सदस्य से यही आग्रह करना चाहूंगी कि आप लोग सबसे मिलजुल कर जो लोग वायदे करके आए हैं गाँव के अंदर आपके काम होंगे वो वायदे पूरे हों और सब मिलजुल कर विकास का जो पहिया है वो तेजी से चलाएं। और मेरी तरफ से मैं तो आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं जैसे भी हूँ, जहाँ भी मेरे जरूरत आप लोगों को पड़े मैं आपके साथ खड़ी हूँ। टिब्बी पंचायत समिति के अंदर विकास की कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राजस्थान के अंदर कड़ी से कड़ी जोड़ने का जो काम यहाँ पे पंचायत समिति हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो हुआ है
मैं यहाँ पे आए हुए सभी लोगों से यही आग्रह करूंगी कि जो हालात देश के चल रहे हैं, तो ये 3 काले कानून बीजेपी सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा लागू किए गए हैं, उनके खिलाफ हम लोगों को मेहनत करनी है। चुनाव के दौरान हम लोग बिजी रहे, वहाँ तो किसान संघर्ष करते हैं, उनमें हम अपनी भागीदारी नहीं निभा पाए। लेकिन मैं यहाँ उपस्थित मंच पे जो जिला परिषद सदस्य बैठे हैं, पंचायत समिति सदस्य बैठे हैं, सरपंच बैठे हैं, प्रधान और उप प्रधान और आप सब लोगों से इस मंच के माध्यम से संकल्प लेना चाहते हैं कि जो किसानों की हालात है, उन किसानों के लिए हम लोगों को संघर्ष करना है। और मैं आप सबसे ये संकल्प इस मंच के माध्यम से लेना चाहती हूँ कि अब चुनाव हो गए, आज का ये कार्यक्रम हो गया, उसके बाद हम लोगों को उन किसानों का साथ देना है जो वैसे भी साथ दे पाए। कोई यहाँ से मदद कर सकता है और मैं जो भी मेरी टीम है उसको लेकर उन किसानों के साथ हमें वहाँ पहुँचना पड़ेगा। तो हम वहाँ पहुँचेंगे, जो भी मदद हम लोग कर पाएंगे वो मदद हम कर सकेंगे, इस चीज को चालू करेंगे। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि हाथ बढ़ाकर एक संकल्प लें कि हमें उन किसानों की लड़ाई में उनके साथ रहना है। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि दोनों हाथ उठाकर और ये सोच लीजिए कि किसान एकता, किसान एकता, एक बात और सुन लो, संकल्प पे कोई विकल्प नहीं है। देखो संकल्प लियो एक खाना खाकर बिंग अंदर से कोई विकल्प नहीं है, आपका सब होगा जिया भी कोई मदद करता है। और मैं बोल रहा हूँ कि मेरी जैसी महिला टीम है, बड़ी एक पीड़ा बना लिया किसाना ने बताया, कुछ रोटियां बना डाल दिया। तो मेरी महिला टीम में लेके मैं बहुत जल्द किसानों की रोटी बनाता। डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों द्वारा टाउन में जंक्शन में अब तक 17 जरूरतमंद परिवारों को मकान बनवाने में सहयोग दिया गया है। डेरा प्रेमियों ने जरूरतमंद परिवारों से आशियाना मुहिम का लाभ लेने की अपील की है। डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों द्वारा टाउन में जंक्शन में लगभग 17 जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान बनाकर दिए जा चुके हैं। हाल ही में टाउन की पारी कॉलोनी में डेरा प्रेमियों द्वारा एक बुजुर्ग विधवा महिला को मकान बनाकर दिया गया था। पक्का मकान बनने पर बुजुर्ग महिला भंवरी देवी ने सेवादारों का धन्यवाद ज्ञापित किया। भंवरी देवी का कहना है कि उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। पहले मकान कच्चा होने के कारण बरसात के दिनों में उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ती थी। अब मकान बनने के बाद उसकी जिंदगी के बाकी दिन सुकून से गुजर जाएंगे। डेरा प्रेमियों की 7 मेंबर कमेटी के सदस्य गिरधारी लाल ने बताया कि आशियाना मुहिम के तहत जरूरतमंदों के मकान ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स द्वारा बनाकर दिए जा रहे हैं। शहर में कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति वार्ड पार्षद या डेरा प्रेमियों से संपर्क कर इस मुहिम का लाभ ले सकता है। आशियाना मुहिम में डेरा प्रेमियों की 25 मेंबरी कमेटी द्वारा पहले पात्रता की जांच की जाती है। इसके बाद डेरा प्रेमियों के सहयोग से आर्थिक सहायता जुटाकर पक्के मकान तैयार करवाए जाते हैं। अब तक लाभान्वित हुए परिवारों से लगातार संपर्क कर उनकी देखभाल भी डेरा प्रेमियों द्वारा की जा रही है। उन्होंने बताया कि मकान बनाने में ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स के सदस्यों का सहयोग रहता है। डेरा प्रेमियों द्वारा श्रमदान किया जाता है। सेवादारों में प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और निर्माण मिस्त्री शामिल होते हैं जो निःशुल्क अपनी सेवाएं देते हैं। देखो जी, मैं 50 साल से रह रही, सरकार घना वीडिया बना के ले गया, सब कुछ कराया, कुछ नहीं सुनाई हुई मैं, बहुत दुख का दिन काटा। तो सच्चा सौदा वाला ने हमारी सुनी विनती, ने मैंने एक मकान बना दियो, आगे देखो क्या बनावे, इनकी मर्जी। बहुत दुखी हूँ, कोई मेरे कमाने वाला नहीं, बेटा है कमाने वाला, वो भी बीमार रहता है, मैं भी सांस की दवाई लेती हूँ, फिर भी मेरा गुजारा बहुत औखा होता है। कोई नहीं साथ संगत में, तो सेवादार ने साथ दिया। आंगा बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, तो मेरी सुनी, मेरा कमरा बना दिया, रहने ने 2 दिन मेरे आश्रम बना दिया। छपरा दौड़ के छपरे में रहती, वहाँ सरकी लगा के मैं आता तो बरसात में पानी पड़ता, वो 2 का दिन करते। और आने सुनी मेरी सतबिल, मेरे मालिक मेहर करते। टोका चलता, घर कैसे चलता, घर फिर कमाने वाला ही कोई नहीं, या तो मेरे को कौन देता।
मैं भी दवाई लेती हूँ, पेंशन मिलती है उसकी दवाई लेती हूँ, और मैं खाना पीना बहुत मुश्किल से होता है कभी नहीं होता तो नहीं सही ऐसा टाइम पास होता था। अब मकान मारी तो सुन ली मेरी मालिक ने, अब थोड़ा जीव साहित आया बेटी तो सुख होया है, अब भगवान आगे रोजी भी देगा। हम लोग डेरा सच्चा सौदा और शास्त्र नाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के जो सदस्य हैं मिलकर डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी के पावन मार्गदर्शन में उन्होंने जो हमारे मार्गदर्शन किया है उसके अनुसार मानवता भलाई के 133 कार्य करते रहते हैं। इसी क्रम में आशियाना मुहिम है जो कि डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने लॉन्च की थी। उसी के तहत हम लोग जो अति जरूरतमंद परिवार होते हैं उनको आशियाना बना कर देते हैं। इसके लिए शर्त ये होती है कि उनके पास एक वैध प्लॉट होना चाहिए, उस प्लॉट पर निर्माण कार्य के लिए उनके पास कोई साधन ना हो। इसके लिए जो भी जरूरतमंद परिवार होता है वो आसपास के हमारे जो डेरा सच्चा सौदा के साध संगत है उनसे संपर्क कर लेते हैं, या पार्षद है या कोई समाज सेवी है उनसे संपर्क करते हैं। उसके द्वारा जो ब्लॉक के स्तर के जिम्मेवार हैं ये जिम्मेवार चेक करते हैं कि वाकई ये पात्र है। अगर वाकई लगता है कि वो जरूरतमंद है, उसके पास आय का कोई साधन नहीं है, तो फिर हम लोग साथ संग मिलकर जिम्मेवार मिलकर कलेक्शन करते हैं और श्रमदान भी खुद ही करते हैं और फिर उनको एक आशियाना बना कर दिया जाता है। इस आशियाने में हम लोग एक कमरा, लैट्रिन, बाथरूम, रसोई बना कर देते हैं। इसके लिए डेरा सच्चा सौदा में एक नक्शा बनाया हुआ है, उसी नक्शे के हिसाब से हम लोग थोड़ा बहुत चेंज करके हम इनको आशियाना बना कर देते हैं। इसी क्रम में यहाँ पर बुजुर्ग माता भंवरी देवी रहती थी। इनका भी एक सपना था कि मेरा एक मकान बने। इन्होंने यहाँ के साथ संघ से संपर्क किया, यहाँ के जो पार्षद हैं रवि जी और विजेंद्र जी उनसे संपर्क किया। फिर ये जो यहाँ के जिम्मेवार हैं उनके पास इनकी एप्लीकेशन आई। एप्लीकेशन के साथ हम लोग कोई ना कोई इनका एक पहचान पत्र भी देते हैं ताकि ये प्रमाणित हो सके कि यहाँ पर वो रहते हैं। वो चेक किया हमने। फिर यहाँ पर आकर देखा कि वाकई इनके पास कोई ऐसा साधन नहीं था कि ये आय अर्जित कर सकें, क्योंकि दोनों बुजुर्ग हैं, ये काम नहीं कर पाते और घर पे भी बीमारी ने काफ़ी गहरा डाला हुआ है। तो हमने चेक किया, तो उसके बाद में हमने फिर प्रयास किया कि इनका मकान बना के दिया जाए। यहाँ की जो साथ संगत है उनके साथ हमने मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद जब लगा कि हाँ सभी सहमत हैं तो फिर ये कार्य हमने शुरू किया। इलाके में बढ़ रही सर्दी रबी की फसलों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रही है। किसानों का कहना है कि सर्दी के मौसम में गेहूं की गुणवत्ता में भी इजाफा होने की पूरी संभावना है। बढ़ती सर्दी रबी की फसलों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। फसल बिजाई का काम लगभग पूरा हो गया। किसानों का कहना है कि इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा तापमान में ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। फसलों की बुआई का काम पूरा होने के साथ ही मौसम भी अच्छी पैदावार के अनुकूल बन गया है। फिलहाल खेतों में आलू और सरसों के साथ अन्य रबी की फसलें बोई गई हैं। वहीं खेत में बीजे गए गेहूं के लिए सर्दी वरदान साबित हो रही है। किसानों ने बताया कि पिछले 5-6 दिनों से सर्दी लगातार बढ़ रही है। तापमान में गिरावट के कारण सरसों और आलू की फसलों को अभी कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन सर्दी के दिनों में फसलों पर जमने वाले कोहरे के कारण दोनों ही फसलें खराब होने का अंदेशा बना हुआ है। सर्दी बढ़ने पर गेहूं का बीज अंकुरित होने में अधिक समय लगता है, लेकिन गेहूं की गुणवत्ता सर्दी के मौसम में अत्यधिक उत्तम हो जाती है। जो 5-7 जोड़ी ठंड पै रही है, ये फसलों वास्ते बहुत वधिया चीज है। कणक वास्ते तो बहुत ही मतलब बेहतर वधिया चीज है। सरों नूं, आलूआं नूं अजे तक इहदा कोई नुकसान नहीं है। कणक वास्ते तो एक वरदान है। जिन्ना ठंड पैंदी है कणक उन्नी ज़्यादा वधिया हुंदी है सका जी। हाँ, पिछले साल तो ऐतकी थोड़ा बहुत ज़्यादा पै रही है, अगेती आ गई। पिछले साल थोड़ी लेट आई थी। जो ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬਰਫ਼ ਜੰਮਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਰਾ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਰੋਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਤੇ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਫਾਇदेमंद है जी। आजकल ठंड काफ़ी बढ़ गई है जी, और इन दिनों में गर्म कपड़ों की काफ़ी ज़रूरत पड़ गई है। फसलों का जहाँ तक देखें तो सरसों में और इसमें जो ज़्यादा कोहरा पड़ेगा जिसको हम बर्फ़ बोलते हैं उस तब नुकसान है। लेकिन अब जो हाल में जो ठंड पड़ रही है इसका कोई फसलों पर ज़्यादा नुकसान नहीं है। आलू है, सरसों है, जब कोहरा पड़ेगा उसमें उसका नुकसान ज़्यादा है। कणकों को कोहरे का भी कोई नुकसान नहीं है, और ये धुंध का तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। बहुत अच्छी फसल कणक के लिए तो ये जैसे रामबाण है, उसको अब मानने तो रामबाण के तरह काम करेगी। जैसे घी का काम आदमी को करती है ना, वो काम करेगी। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूं नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
है।